starts with the same logic as the encoder part. Okay. In the encoder sequence, we take embedding sequence, जिसमें आपके पास टोकन की अपनी embedding प्लस उसकी पोजिशनल इनकोडिंग जो है, ये 2-3 स्टेप्स हमारे पास होते हैं। उसको हम जाके मल्टी हेड अटेंशन में पास करते हैं और दैट इज देन पास थ्रू द फीड फॉरवर्ड। ठीक है, फीड फॉरवर्ड के अंदर आपके पास रेडू जो है ना, आपके पास एक्टिवेशन फंक्शन होता है और इस तरीके से फिर आपके पास एक कॉन्टेक्स्ट आपके पास आउटपुट ऑब्टेन हो जाता है। एंड द मैकेनिज्म ऑफ दिस वर्क्स इज दैट, चूंकि ये जो स्टेप है इधर से लेके इधर तक, दिस इज रिपीटेड 6 टाइम्स। ठीक है, सो इट्स बेसिकली डीप नेटवर्क। और डीप नेटवर्क में फिर आपके पास वैनिशिंग ग्रेडियंट की वजह से हमने उसका इलाज ये निकाला था कि आप एक किस्म की बाईपासिंग करते हैं रेजिजुअल नेटवर्क के कॉन्सेप्ट के एतबार से। तो आपके पास हर लेवल पे यू हैव रेजिजुअल नेटवर्क सेटअप, जिसमें आप सिंपल एडिशन करते हैं और आपके पास मैकेनिज्म आपके पास आगे जाता है। Decoder follows the same thing, but with modifications. We covered कि आपके पास वहाँ पे जब आप decoders में आप स्टार्ट कर देते हैं तो आपके पास वहाँ पे भी exactly एक embedding आपके पास आ जाता है, जिसमें आप tokenization plus position vector consider करते हैं। And उस केस में what you do is not exactly multi-head attention, but you do something called masked multi-head attention, and these are actually two parts in the sense that this is actually first masked, okay, masked attention, and then you have multi-head attention। ठीक है, तो ये 2 स्टेप्स आपके पास हैं, which makes it a little bit different than this set। कि ये एक प्रोसेस नहीं, ये एक प्रोसेस के अंदर 2 आपके पास सेटअप्स आपके पास आ रहे हैं। और जब आपके पास ये एक्टिविटी कैरी आउट हो जाती है तो उसके बाद आप जाके फीड फॉरवर्ड आपके पास आ जाता है। अगेन यू डू द सेम थिंग्स, you do a residual here, you do a residual here। ठीक है, you also do this entire part, 6 times, so that's why we need that residual setup here। And finally when this is done, तो उसके बेसिस के ऊपर फिर आपके पास एंड में हम इसको सॉफ्ट मैक्स लगा के इसकी प्रोबेबिलिटीज हम निकाल देते हैं, प्रोबेबिलिटीज। ओके, so basically okay, this is the setup which tells you how the encoder decoder architecture works। So both of them look and appear to be the same, but the deviations or the differences are वो मैं आपको highlight कर देता हूँ। So we have actually done this, हमने इसके calculations भी किए थे, we know how this works। जो हम रेजिजुअल जिसमें चलाते हैं उसकी भी हमने थोड़ी बहुत कैलकुलेशन की, जिसमें हम बैच नॉर्मलाइजेशन के बजाय आपके पास लेयर नॉर्मलाइजेशन को फॉलो करते हैं। सो एज एन एग्जांपल, इफ आई वांट टू इमेजिन अ काइंड ऑफ अ सेंटेंस व्हिच गोज थ्रू दिस एंटायर आर्किटेक्चर, सो फॉर इंस्टेंस आई से I love AI and I look at the equivalent Pashto word of Urdu word। ठीक है, मुझे AI को उर्दू में क्या कहते हैं?
मुझे AI पसंद है, ठीक है। What will happen is that when this goes all this line, आपके पास यहाँ पे एक vectorized form में आपके पास उसकी रिजल्ट आ जाएगी। But the thing would be कि आप यहाँ पे जब डिकोडर पे जाते हैं तो you have this sentence already। यदि हमने ट्रेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जब इसको आपने गुजारना है तो ट्रेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से you have to somehow give a sentence, give a translated sentence, and you have to carry out the training part of it. So जब आप ये sentence देते हैं, I know what this sentence is now, because मुझे पता है मैंने ट्रेनिंग करवानी है। लेकिन जब आपने ट्रेनिंग कर दी एक बार, तो फिर तो जब आप यहाँ पे उसको कोई सेंटेंस देते हैं, I love fast, तो उसको तो नहीं पता मैंने क्या जनरेट करना है। So in that case, that kind of starts from a blank, ठीक है। और उसमें आपके पास स्टार्टिंग कहाँ से आपके पास आती है? स्टार्टिंग एक्चुअली आपके पास आती है क्योंकि इधर अपने ट्रेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोबेबिलिटीज निकालनी है। एंड द वे द कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी वर्क्स इज दैट you have a kind of a matrix which that is actually, and you have on one end some tokens and you have on the other hand some output tokens. So these are input tokens and output tokens. So how does it work like? So for instance अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि भाई मेरे पास ये उर्दू की ट्रांसलेशन आपके पास हो रही है, so then in that case you may say कि भाई मेरे पास यहाँ पे आ गई a starting point, okay, I hope you can see this, मैंने font जरा छोटा किया, a starting point के बाद what is the probability that it is going to go for मुझे AI पसंद है। So 1 2 3 4। ऑफ कोर्स जिस तरीके से ट्रेनिंग आपके पास हो चुकी है, तो अगर आपके पास ये इनपुट है तो इसने स्टार्टिंग पॉइंट के बाद ज़्यादा वेटेज जो देनी है तो उसकी प्रोबेबिलिटी, लेट्स सपोज मेरे पास यहाँ पे 0.7 है, 0.1 0.1 0.1, इस किस्म की आपके पास ये प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट हो चुकी है। तो दैट मीन्स कि जब आपने इधर फिर सिलेक्शन कर दी है तो उसके केस में आपके पास फिर आप आएंगे स्टार्टिंग पॉइंट से मुझे तक, और मुझे तक पहुंचेंगे तो मुझे के बाद आपके पास क्या प्रोबेबिलिटी आपके पास आई होगी, तो मुझे के बाद फिर आपके पास AI, तो इस केस में फिर शायद इसकी 0.8 हो, इसकी 0.05 हो, इसकी कुछ इस तरीके से आपके पास हो, तो रो वाइज आपके पास सारी 1 आनी चाहिए। तो दैट मीन्स दैट इट इज काइंड ऑफ सेलेक्टिंग द नेक्स्ट वर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस वर्ड यूजिंग अ सर्टेन प्रोबेबिलिटी। We don't know these probabilities right now, okay? We don't know. So decoding part में आपने let's suppose ये किया, मुझे AI पसंद है, तो पहले तो चीज़ ये कि आपने इसमें मास्क्ड probabilities की तरफ, मास्क्ड attention की तरफ जाना है, जिसमें आप उसमें मास्किंग के बेसिस के ऊपर, मास्किंग क्या होता है कि मास्किंग के स्टेप में आपके पास you kind of like hide the other words, पहले वर्ड पे काम करें, देन आप यू हाइड दी लास्ट 2 words, पहले 2 पे काम करें, देन यू हाइड दिस, और फिर उसकी बेसिस पर आप पहले 3 words पे काम करें, लाइकवाइज फिर आपके पास आ जाएगी। इट इज सिंपल एडिशन ऑपरेशन जिसमें आप मास्किंग में इन वर्ड्स, क्योंकि ये एम्बेडिंग्स आपके पास बन चुके हैं, तो वो एम्बेडिंग आप ऐसे तरीके से उसको सेट करते हैं कि वो 0 हो जाए। सो आपने आगे जाके एक्टिवेशन फंक्शन इस्तेमाल करना है। So उस एक्टिवेशन फंक्शन में if this is a very negative value, large negative value, it will be converted into 0. कैलकुलेशन में वो 0 में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो आपके पास यहाँ पे आ जाता है। लेकिन जो मल्टी हेड वाला जो पार्ट है, that is a little bit different. Okay, what it does is that it takes from this part the Q and the key values. Attention में Q और K, key और जो Q की जो वैल्यूज हैं, क्वेरी की जो वैल्यूज हैं, वो दोनों आपके पास इधर से आ रही होती हैं, ठीक है, और जो V की जो वैल्यू है, वो V की वैल्यू आपके पास इधर से आपके पास आ रही है। सो अटेंशन को जो आपके पास फॉर्मूला है,
उसमें फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं है, ठीक है, कोई चेंज नहीं है। उसमें अब आपके पास क्या है कि जो अंग्रेजी की जो ट्रांसलेशन है क्योंकि ऑफ द इंग्लिश ऑफ द लास्ट ऑफ द जो आपके पास जो लास्ट फीड फॉरवर्ड के जो स्टेप है मल्टी हेड वाला, उसमें जो आपके पास क्यूके की जो वैल्यू है वो इंग्लिश वाली आ गई, और वी ऑफ उर्दू जिसके बेसिस के ऊपर आपने ट्रेनिंग की है, इसको कहते हैं क्रॉस अटेंशन, क्रॉस अटेंशन। अदरवाइज द ब्लॉक इज द सेम, ओके। आपने सिर्फ उसमें इनपुट दूसरी देनी है। यूजुअली आपके पास अटेंशन कोई फंक्शन होगा ना, सो अटेंशन में आप जाएंगे उसको कोई वैल्यू देंगे क्यू के वी, ये अटेंशन कैलकुलेट करके आपको इधर कोई मैट्रिक्स रिटर्न करके दे देगा। तो उसमें आपने ये जो Q और K है ये इनपुट आपने कोई और वाला देना है, और V का इनपुट कोई और वाला देना है। तो सिर्फ उसके इस फंक्शन को जो आप कॉल कर रहे हैं उसके इनपुट को आपने चेंज कर देना है, और उसके बेसिस के ऊपर आपके पास ये क्रॉस एंट्रोपी क्रॉस जो आपके पास अटेंशन है वो आपके पास कैलकुलेट हो जाएगी। बाकी आपके पास ये सारी की सारी एग्जैक्टली सेम है। प्लीज नोट दैट इसमें चूंकि आप 6 टाइम्स इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दैट मीन्स यू आर डूइंग दिस क्रॉस 6 टाइम्स आल्सो। हर बार जब आप मल्टी हेड अटेंशन यहाँ पे फॉलो करवा रहे हैं तो उसमें आपके पास Q और K की वैल्यू 6 बार आपके पास यहाँ पे आपके पास आता है। यूजुअली यू डोंट ड्रॉ इट क्योंकि उससे आपके पास वो डायग्राम काफ़ी मैसी बन जाएगा, सो यू डोंट ड्रॉ इट, बट द पॉइंट इज कि आपके पास वहाँ पे ये मैकेनिज्म आपके पास आता है। ट्रेनिंग हो गई, सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज आ गई हैं, तो उसके बेसिस के ऊपर आपने सिंपल जो लास्ट जो प्रोबेबिलिटीज के बेसिस के ऊपर आपने डिटरमिन करना है उस मैकेनिज्म को। अगर आपने कोई नाम देना है तो उसको आप बेसिकली सिंपल एक इन्फ्रेंस का नाम दे सकते हैं। सो यू बेसिकली से कि भी मेरे पास एक स्टार्टिंग पॉइंट है, दिस नीड्स टू बी अ स्टार्टिंग सिंबल और एन ऑब्जेक्ट, इट डजंट मीन एनीथिंग क्योंकि हम इन्फ्रेंस किसी सीक्वेंस से निकाल रहे हैं। उसके बेसिस के ऊपर आपके पास ये ऑप्शंस हो सकते थे, हम उनमें से ऑन द बेसिस ऑफ हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी शायद हम उसमें से ये वाला सेलेक्ट कर रहे थे मुझे, फिर उसके बाद भी आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास हो सकते हैं। इफ यू थिंक अबाउट इट, दिस कुड बिकम अ वेरी लार्ज मैट्रिक्स, अ वेरी लार्ज मैट्रिक्स, ओके, बट दैट इज द पॉइंट। इस वजह से आपके पास इस स्टेप में आपके पास जीपीयूज की आपके पास जरूरत आपके पास पड़ती है कि ट्रेनिंग आपके पास उस तरीके से आ जाए। एंड दिस देन गोज लाइक इन अ ट्री लाइक फैशन कि आपके पास वहाँ पे इन्फ्रेंस वाली मैकेनिज्म आपके पास डेवलप हो जाती है। So that's it. So once you do the encoding and the decoding and you have all of these attentions and the probability values, उसके बाद आपने जो जनरेशन का काम करना है, हम अभी तक जनरेशन नहीं कर रहे, जो आपने जनरेशन का काम करना है तो उसमें सपोज व्हेन दिस ऑल इज डन, ठीक है, when all of this is done, encoding decoding के बेस के ऊपर ट्रेनिंग हो गया, फिर इवन ये भी नहीं होगा, ठीक है, this is already done, आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेंड मॉडल आपके पास पड़ा होगा, फिर आप सिर्फ डिकोडिंग का काम करेंगे। एंड इन द टाइम ऑफ डिकोडिंग आई डोंट नो व्हाट टू स्टार्ट विद, आई डोंट नो, तो उस केस में फिर आप उसको स्टार्ट करेंगे सिंपल एक blank से, and it is going to try to find out on the basis of the larger probabilities which is the value, और उसको आपके पास प्लग इन होगा। तो then in that case आपके पास ये इसकी मैकेनिज्म, फिर जैसे आपके पास GPTs हैं वो फिर टेक्स्ट जनरेट करते हैं, जनरेटिव टेक्स्ट आपके पास आता है, ठीक है, और उस केस में फिर आपके पास 1 वर्ड एट अ टाइम आपके पास सीक्वेंसेस आपके पास होते हैं। सो जनरेटिव वाला जो पार्ट है वो जारी बात है मैंने बड़ी सरसरी इसमें बता दी है, लेकिन जनरेटिव पार्ट इज देन एन एरिया ऑफ इट्स ओन, जिसके अंदर आपने ट्रांसफॉर्मर्स के मॉडल को आपने जाके एक किस्म की जो जनरेटिव जो आपके पास जीपीटीज हैं उनके मॉडल्स तक आपने जाना होता है। उसमें फिर आपके पास कुछ और कॉन्सेप्ट्स भी आपके पास आ जाते हैं, बट मे बी उसका शायद आपने कोई और कोर्स पढ़ा हो, मे बी इलेक्ट्रिक कोई ऐसी चीज़ है,
तो उसमें हम गैन्स हो गए या आपके पास GPTs हो गए, तो उसमें हम जाके उसको कवर कर सकते हैं, ठीक है. I have gone through a kind of a summary of it. There are of course mathematical depth, but I think individually हम वो mathematical depth already cover कर चुके हैं. कुछ extra कोई नई चीज़ आपके पास यहाँ पे नहीं है. तो इस diagram को somehow समझें. If you know the functions of it, of what they are doing, remembering या recalling that diagram is not a difficult step. Okay? इसकी कुछ variations भी आपको नेट पे नजर आएंगी. This is just a kind of a classical transformer which was introduced. इसके of course ज़्यादा variations भी हैं. BERT is one type of variation, ठीक है. There are other robot हो गया आपके पास and उस तरीके से आपके पास और भी variations आपके पास सैकड़ों आपके पास पड़े हैं. ये popular वाले आपके पास variations हैं. Robot है या robot है? Robot है. तो we can conclude here. Small topic, okay? आपके अब आप बताएं, आपके कोई सवाल आपके दिमाग में आ रहे हो?